वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्लड बेस्ड पजल के टाइप के ही यानी बॉक्स बेस्ड पजल के जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था वो था आईबीपीएस क्लर्क 2021 में पूछा गया था। स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। 6 बॉक्सेस टू एफ एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट वेट्स। तो कुल मिला के 6 बॉक्स हैं और सबका वेट अलग अलग है। इसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पता चल गया कि 6 बॉक्स आपको अरेंज करने हैं, तो सबसे पहले जैसा हम फ्लड में लिखते थे 1 2 3 4 5 फ्लड के लिए, वैसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 6 हम आपका बॉक्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इंफॉर्मेशन है बॉक्स बी इज नॉट द हेवीएस्ट। बॉक्स बी जो है वो आपका हेवीएस्ट नहीं है, यानी 6 नंबर पे आपका बॉक्स बी नहीं बैठेगा। इसके बाद है बॉक्स ए इज लाइटर देन ओनली वन बॉक्स। बॉक्स ए जो है वो सिर्फ एक बॉक्स से हल्का है, यानी बाकी सारे बॉक्स से वो भारी है। तो बॉक्स ए कहाँ बैठेगा? तो बॉक्स ए आपका नंबर 5 पे बैठेगा। तभी तो वो सारे बॉक्सेस से भारी है, फिर बॉक्स नंबर सी से हल्का है। इसके बाद है बॉक्स एफ इज हाइयर देन बोथ सी एंड डी। बॉक्स एफ जो है वो दोनों सी और डी से भारी है, मगर सी डी से भारी है या हल्का है यह अभी हमें नहीं पता। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? एफ के नीचे सी ऑब्लिक डी। यानी सी और डी दोनों एफ के नीचे तो है, मगर सी डी के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा ये अभी हमें नहीं पता है। इसके बाद क्लियर है बॉक्स डी इज हेवियर देन बी बट नॉट एज हेवी एज सी। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया। क्या दिया गया? कि डी जो है वो आपका बी से भारी है। डी जो है डी इज हेवियर देन बी बट नॉट एज हेवी एज सी, मगर सी से हल्का है। यानी सी डी बी का कुछ ऑर्डर होगा और इनके ऊपर में आपका बॉक्स डी इज हेवियर देन बी बट नॉट एज हेवी एज सी। और क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं सी के ऊपर में एफ है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दोनों इंफॉर्मेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो कुछ इस तरीके का आ सकता है एफ सी डी बी, और बीच में भी कुछ बॉक्सेस आ सकते हैं, मगर सीक्वेंस कुछ इसी तरीके का होगा एफ सी डी बी। इसके बाद आखिरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है बॉक्स इफ बॉक्स ई इज द लाइटेस्ट। अगर बॉक्स ई आपका सबसे हल्का वाला बॉक्स है, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का, यानी नंबर 1 पे मेरे को बॉक्स ई को बैठाना है। अब 4 पोजीशन खाली है और 4 बॉक्सेस हमारे पास हैं। तो अगर मुझे बैठाना हो तो एफ यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, डी नंबर 3 पे बैठेगा और बी नंबर 2 पे बैठेगा। तो ये मैंने आपका अरेंजमेंट फाइनल कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ बॉक्स ई इज द लाइटेस्ट then which of the following box is exactly between the heaviest and lightest box? अगर बॉक्स ई सबसे हल्का है तो एग्जैक्टली सबसे हेवीएस्ट और लाइटेस्ट के बीच में कौन है, यानी ई और एफ के एग्जैक्टली बीचों बीच कौन है? तो अगर देखा जाए यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 हैं, तो बीच में आपके 2 बॉक्स आ जाएंगे, बॉक्स नंबर 3 और 4, यानी सी एंड डी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ये तो मैंने प्रॉपर तरीके से इस पजल को सॉल्व किया, मगर क्या इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत थी? तो जी नहीं। जैसा कि शुरू में ही आपने देखा कि कुल मिला के यहाँ पे 6 बॉक्स हैं, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन में यह पता किया कि आपको बिल्कुल बीचों बीच वाला बॉक्स पता करना है। जब भी कोई इवन नंबर हो, 6 हो, 8 हो, 4 हो, तो बिल्कुल बीचों बीच में हमेशा 2 डिजिट आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच पता नहीं चलता है। वहीं पे अगर जब भी कोई ऑड नंबर ऑफ बॉक्स हो, यानी मान लो 3 हो, तो 1 2 3 हम कह सकते हैं बीच में 2 वाला आ गया। या मान लो 5 है तो 1 2 3 4 5 हम कह सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच 3 है। यानी अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑड होते तो हम कहते हैं कि बीच में सिर्फ कोई एक बॉक्स प्ले करेगा, मगर क्योंकि यहाँ शुरू में ही मैं देख सकता था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इवन है, तो विदाउट पेन उठाए हुए मैं यह कह सकता हूँ हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम 2 बॉक्सेस तो आने ही चाहिए। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, जहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं सी एंड डी। तो यह जो क्वेश्चन था यह ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पे एग्जामिनर यह नहीं चाहता था कि आप इस पजल को सॉल्व करें और उसके बाद आंसर बताएं, क्योंकि यह मात्र एक नंबर का क्वेश्चन था और वो भी आईबीपीएस क्लर्क प्री में पूछा गया था। तो एग्जामिनर का टारगेट ये था कि एक बार क्वेश्चन पर हो और यह लॉजिक लगा के डायरेक्टली बिना पजल को सॉल्व किए यह बता दो कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5 है। तो इस तरीके से अगर एक नंबर के सवाल में पजल आते हैं तो इस टाइप के लॉजिक्स को भी ढूंढने की कोशिश आपको करनी चाहिए।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे आईबीपीएस पीओपी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन गिवन है, सिक्स बॉक्सेस नेमली पी क्यू आर एस टी एंड यू हैव डिफरेंट वेट्स। तो छह बॉक्स है, छह का वेट्स अलग अलग है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 पहले से बना के रखा है। यहाँ पे मुझे इन बॉक्सेस को प्लेस करना है। गिवन है, वेट ऑफ बॉक्स आर इज मोर देन बॉक्स टी बट नॉट मोर देन बॉक्स यू एंड एस। जो आर बॉक्स है, जो आर बॉक्स है उसका जो वेट है, उसका वेट आपका टी से ज्यादा है, मगर यू और एस से ज्यादा नहीं है। यानी यू और एस जो होगा वो आर के ऊपर में लाई करेगा। अब एस यू के ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा ये अभी मुझे नहीं पता है, ये मुझे हो सकता है बाद में पता चले। तो राइट नाउ मैं इस इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से ग्राफिकली साइड में लिख देता हूँ। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है, वेट ऑफ बॉक्स क्यू इज मोर देन बॉक्स पी। जो क्यू बॉक्स है उसका वेट आपका पी से ज्यादा है, यानी क्यू जो है वो आपका पी के ऊपर में लाई करेगा। वेट ऑफ बॉक्स क्यू इज मोर देन बॉक्स पी एंड बॉक्स टी बट नॉट मोर देन बॉक्स यू। यानी जो क्यू बॉक्स है उसका वेट पी से भी ज्यादा है और टी से भी ज्यादा है, मगर पी और टी में आपस में रिलेशनशिप नहीं पता। और साथ में ही क्यू का जो वेट है वो यू से कम है, यह भी पता है। क्यू का जो वेट है वो आपका यू से कम होगा, यह भी आपको गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने ग्राफिकली यहाँ पर लिख लिया। अगले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, वेट ऑफ बॉक्स यू इज ग्रेटर देन बॉक्स एस। जो बॉक्स यू है उसका वेट आपका एस से बड़ा है, यानी ये जो एस है वो आपका यू के नीचे लाई करेगा। तो यू के नीचे मैंने एस को लाई कर दिया, एस को बना दिया, और यहाँ से मैं एस को डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से मैंने अभी तक दो जो इंफॉर्मेशन थे उनको क्लब करके एक सिंगल इंफॉर्मेशन यहाँ पर बना चुका हूँ। अगला इंफॉर्मेशन है आपका, वेट ऑफ बॉक्स एस इज 76 kg एंड वेट ऑफ द वन हुज वेट इज फोर्थ हाईएस्ट इज 64 kg। आपको एस का वेट दे दिया है। यह बोला गया है कि एस का जो वेट है वो आपका 76 किलो है, और साथ में यह बोला गया है वो जिसका वेट चौथा हाईएस्ट है वो 64 kg है। अब यहाँ बच्चे गलत करते हैं। बच्चे देखते हैं कि वेट चौथा हाईएस्ट बोला गया है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा नंबर पे जो होगा इसका वेट 64 kg है। जी नहीं, आपसे बोला गया है जिसका वेट चौथा हाईएस्ट है वो 64 kg का है। तो जो सबसे हाईएस्ट हुआ वो तो 6 नंबर पे है ना, तो ये हुआ फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, और जो फोर्थ हाईएस्ट होगा वो यह पर्सन होगा। यानी जो कि थर्ड नंबर पे बॉक्स लाई करेगा उसका वेट आपको गिवन है कि उसका वेट आपका 64 kg है। तो इस बात को ध्यान से लिखना जरूरी था। इसके बाद आखिरी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, द वेट ऑफ बॉक्स पी इज मोर देन बॉक्स आर बट नॉट मोर देन बॉक्स एस। जो पी वाला बॉक्स है, जो पी वाला बॉक्स है इसका वेट जो है वो आर वाले बॉक्स से ज्यादा है, यानी पी वाला आर के ऊपर में लाई करेगा, बट नॉट मोर देन बॉक्स एस। और ये जो पी वाला है इसका जो वेट होगा वो आपका एस से छोटे होगा, मगर अब एस और क्यू के बीच में मेरे को रिलेशनशिप पता नहीं है, मगर पी जो होगा वो एस से नीचे होगा, इतना मुझे पता है। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने की कोशिश करूं तो मैं ये देख रहा हूं, पी के नीचे आर है और यहाँ पे आर के नीचे टी है, यानी ये जो टी पी के बगल में था वो एक्चुअली आर के नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पी के नीचे आर है और यहाँ आर के नीचे टी है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो मुझे पी और टी के बीच में रिलेशनशिप नहीं पता था, बट अब तो पता चल गया ना, क्योंकि पी आर से बड़ा है और आर टी से बड़ा है, यानी पी आपका दोनों से बड़ा होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने अपडेट कर दिया और यहाँ से इस टी को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास कुछ अरेंजमेंट बच रहा है जहां पे मैं Q और S के बीच में अभी भी यह नहीं कह सकता हूं कि किसका वेट ज्यादा है, क्योंकि Q और S दोनों का वेट P से बड़ा है, मगर आपस में कौन बड़े हैं यह मुझे नहीं पता। तो यहां से अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो U, और एक केस में मैंने मान लिया Q बड़ा है, फिर आपका S, देन P, देन R, देन T। और दूसरा यह भी बन सकता है, U आपका S बड़ा, Q, देन P, देन R, देन T। और यह भी हमें गिवन है जो S है इसका वेट आपका गिवन है 76,
एस का वेट है आपका 76 kg, और ये जो थर्ड नंबर है इसका वेट है 64 kg। यह हमें गिवन है। यानी यह जो पजल था वो आपका इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि आपके दो सॉल्यूशन आएंगे। यह मुझे कैसे पता चला कि दो सॉल्यूशन आएंगे, कहीं मैंने कोई गलत तो नहीं किया? तो यह डिटरमाइन करने के लिए इसकी बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, वहां से आप क्लियर हो जाएंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है। अगर क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपके मिल रहे हैं यानी आपने सही किया है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ बॉक्स क्यू इफ वेट ऑफ हेवीएस्ट बॉक्स इज 98 kg। अगर जो सबसे भारी बॉक्स है उसका वेट 98 kg है, तो आपका बॉक्स क्यू का वेट क्या होगा, यह पूछा गया है। अब अगर देखूं तो इस केस में क्यू का वेट 98 से 76 के बीच में होना चाहिए, और इस केस में क्यू का वेट 76 से 64 के बीच में होना चाहिए। यानी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुझे एस और क्यू के बीच में रिलेशनशिप पता नहीं है, इसीलिए क्यू का वेट या तो 76 से बड़ा होगा या तो 76 से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसके बेसिस पे हम कह ही नहीं सकते, हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू दो सॉल्यूशंस के बावजूद हम आपका करेक्ट ऑप्शन लगा पा रहे हैं, एक ऑप्शन हमारे आंसर में मिल रहा है can't be determined, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। आप इसी क्वेश्चन का और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा इस पजल के, तो आप और कंफर्म हो सकते हैं कि आपने पजल सही सॉल्व किया है या नहीं। तो इस तरीके के पजल थोड़े से टिपिकल होते हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अगले पजल पे चलते हैं। अगला पजल आपसे एसबीआई प्री 2021 में पूछा गया था, और यहाँ पे आपके 9 बॉक्सेस के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन है 9 boxes namely A to I are placed one above other। टोटल मिला के आपके पास 9 बॉक्स है और 9 बॉक्स आपका एक से ऊपर रखे गए हैं, जैसे रखा जाता है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो मैंने फिर वही क्या कर दिया, 1 से 9 तक बैठा दिया, आपका फ्लड बना दिया है और उन पे मेरे को बॉक्सेस को प्लेस कर देना है। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ओनली 5 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में सिर्फ 5 बॉक्स है, मगर डी सी के ऊपर है या नीचे है यह मुझे अभी नहीं पता, तो मैंने सिंपली डी ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ई इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव सी। सी के जस्ट ऊपर बोला गया, यानी बिल्कुल एक पॉइंट ऊपर में आपका ई बैठा हुआ है, तो सी इज ई इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव सी। इसके बाद है थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में आपका सिर्फ 3 बॉक्स प्लेस किए गए हैं। तो अब ए ई के ऊपर में है या नीचे में हमें फिर से नहीं पता, तो इसे भी हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, E3A मैंने लिख दिया। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? अभी मैं यूज करने जाऊंगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या डी सी ई और ए के करस्पॉन्डिंग है, उसके बाद पुट करने की कोशिश करेंगे। तो अगला इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो गिवन है D is neither at the top most nor at the bottom most position। D ना ही सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे है, यानी कुछ तो हमें हिंट मिल रहा है कि अब मुझे ये जो इंफॉर्मेशन मैंने ग्राफिकली लिखा था इसको यूज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे यह बता दिया है कि डी 9 और 1 पे नहीं लाइन करेगा। और अगर मैं डी 5 सी देखूं तो मेरे पास 7 बॉक्सेस का पोजीशन फिक्स है, एक डी, उसके बाद सी, और उनके बीच के 5 बॉक्स, यानी 7 बॉक्स। 9 में से 7 बॉक्स हमें पता चल गए, और हमें यह भी पता है कि डी दोनों एंड पे 1 पे और 9 पे नहीं लाइक करेगा। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को पुट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि हमने बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ लिया है तो इसे ग्राफिकली पुट करना भी जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं डी को 9 पे रख सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि आपका 9 पे लिखा हुआ है कि डी नहीं बैठेगा। सबसे पहले मान लो मैंने डी को 8 पे रख दिया। अब 5 गैप के बाद अगर मैं सी को रखूं तो सी आ जाएगा नंबर 2 पे, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे वाला इंफॉर्मेशन भी यूज कर लेते हैं। सी के जस्ट ऊपर मेरे को ई को रखना है, तो ई आ जाएगा आपका नंबर 3 पे, और ई और ए के बीच में 3 बॉक्स है, नीचे जा नहीं सकते हैं, तो 3 गैप के बाद ए को मैं नंबर 7 पे बैठा दूंगा। ठीक है, अगला कंडीशन देखते हैं, क्या डी को 7 पे रख सकते हैं? जरा ट्राई किया जाए।
अगर डी को 7 पे रखेंगे तो 5 गैप के बाद सी आ जाएगा आपका नंबर 1 पे। सी को यहाँ रख दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी को नीचे नहीं रख सकते ना, सी को तो नीचे रख ही सकते हैं। अब क्या मैं ई को बैठा सकता हूँ? बिल्कुल बैठा सकता हूँ। ई आपका एक ऊपर बैठ जाएगा। और क्या मैं ए को बैठा सकता हूँ? ई और ए के बीच में 3 का गैप है, तो बिल्कुल ए को मैं आपका नंबर 6 पे बैठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सोचना, क्या मैं डी को नंबर 6 पे रखूंगा? अगर डी को नंबर 6 पे रखा तो क्या के पास सी के लिए जगह ही नहीं है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। डी को 5 पे रख सकता हूँ, फिर से जगह नहीं है। डी को 4 पे रख सकता हूँ। अब देखो, अब तो नीचे का तो सोच नहीं सकते, ऊपर का सोचते हैं। अगर डी को 4 पे रखते हैं तो ऊपर में 5 बॉक्स है, यानी अभी भी सी को नहीं रख सकते। अब ये इंपॉर्टेंट है, जरा सोचिएगा, क्या मैं डी को नंबर 3 पे रख सकता हूँ? अगर मैं डी को नंबर 3 पे रखता तो 1 2 3 4 5 गैप के बाद सी को मैं नंबर 9 पे रख सकता था, बिल्कुल रख सकता था। मगर जैसे ही मैं सी को नंबर 9 पे रखता, सी के जस्ट ऊपर मेरे को ई को बैठाना है। ई को बैठाने के लिए हमारे पास जगह है क्या? नहीं, ई को बैठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए मैं डी को नंबर 3 पे नहीं रख सकता। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब आखिरी एक और केस बच रहा है डी को 2 पे बैठाने के लिए, क्योंकि डी को 1 पे तो बैठा नहीं सकते, यहाँ पे गिवन है डी सबसे बॉटम मोस्ट पे नहीं लाई करेगा। तो डी को 2 पे बैठाया मैंने। डी को 2 पे बैठाया, 5 गैप के बाद अगर देखूं तो सी आ जाएगा नंबर 8 पे, कोई दिक्कत नहीं। सी के जस्ट ऊपर ई आ जाएगा नंबर 9 पे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। और ई और ए के बीच में 3 का गैप, 1 2 3 का गैप, और यहाँ पे ए आ गया नंबर 5 पे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो मैंने आपसे बोला है कि प्री लेवल के क्वेश्चंस को आपको 2 ही पॉसिबिलिटी में बनानी है, मगर यहाँ मैंने 3 पॉसिबिलिटी बना दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से अगर मैं ले जाऊं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं अभी पूरे इंफॉर्मेशन को पढ़ते रह जाता तो बाद में कंबाइन करता तो हो सकता था 2 ही पॉसिबिलिटी में बन जाए, श्योर नहीं हूं। बट यहाँ पे मैं 2 के बजाय एक पॉसिबिलिटी आगे गया, मगर ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज कर चुका हूं। अब मुझे इन इंफॉर्मेशन को देखने की भी जरूरत नहीं है, और 4 बॉक्सेस का पोजीशन भी क्लियर हो चुका है आउट ऑफ 5। तो इन सच केसेस जब आप सोच सकते हैं, मुझे यह लगा कि जैसे ही मैं डी के बारे में इतना कंडीशन दे दिया है तो 2 पॉसिबिलिटी में काम बन सकता था। जब आपको ऐसा लगे तो ट्राई करो बैठाने का, और अगर वैसे केसेस में 2 से 3 हो जाए तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 हो जाए तब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि तब कुछ गलत हमने बहुत जल्दी हमने सोच लिया है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कब हमें यह चीज अप्लाई करना चाहिए मेन एग्जाम में और कब नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो यह चीज भी हमें आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई एज बिटवीन सी एंड एफ। जितने बॉक्स ए और ई के बीच में है, जो कि हम जानते हैं 3 बॉक्स है, उतने ही बॉक्स सी और एफ के बीच में है। तो यहां से क्योंकि मुझे सी का पोजीशन पता है, तो क्या मैं एफ का पोजीशन पता कर सकता हूँ? 1 2 3 गैप के बाद इस केस में एफ नंबर 6 पे बैठेगा। 1 2 3 गैप के बाद एफ इस केस में नंबर 4 पे बैठेगा। और 1 2 3 गैप के बाद एफ इस केस में नंबर 5 पे बैठेगा। तो यह इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया। इसके बाद गिवन है, मोर देन 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में 5 से ज्यादा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 से ज्यादा यानी 5 कंसीडर नहीं होगा, 6 या 7 बॉक्स कंसीडर होंगे या 8 बॉक्स होंगे, क्योंकि कुल मिला के 9 बॉक्स हैं, यानी मैक्सिमम 7 ही बॉक्स हो सकते हैं 2 बॉक्स के बीच में। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि ई और बी के बीच में या तो 6 या तो 7 बॉक्स हैं। तो जरा देखते हैं इस को क्या मैं बैठा पाऊंगा। ई को मैंने 3 पे बैठाया, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बॉक्स का गैप छोड़ दूं तो बी को बैठाने की जगह ही नहीं है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा? यहां से मैं कहूंगा मेरा ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया। इस केस में ई को मैंने 9 पे बैठाया, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 गैप छोड़ू तो 7वां गैप तो पहले से ऑक्युपाइड है, यानी 7 गैप छोड़ना पड़ेगा, और बी आपका नंबर 1 पे बैठ जाएगा। और अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो ई यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 6 तो मिनिमम छोड़ना है, तो 6 छोड़ने के बाद हमने बी को यहाँ नंबर 9 पे बैठा लिया। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया। अगला इंफॉर्मेशन है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी।
एफ और जी के बीच में एक बॉक्स प्लेस्ड है, यह तो कैंसिल हो चुका है। एफ डॉट जी में नीचे जा नहीं सकते क्योंकि आपका यह पोजीशन पहले से डी ने ऑक्युपाई करके रखा है, तो जी आ जाएगा नंबर 6 पे। इस केस में आपका ऊपर नहीं जा सकते हैं, इस केस में नीचे जाना पड़ेगा, जी आ जाएगा नंबर 3 पे। और आखिरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आई इज प्लेस्ड अबव एच बट नॉट इमीडिएटली अबव जी। आई का जो पोजीशन है वो एच के ऊपर में है, यानी यहाँ पे अगर बात करूं तो आई को मैं 8 पे बैठाऊंगा और एच को मैं 4 पे बैठाऊंगा, और यहाँ पे बात करूं तो आई को मैं 7 पे बैठाऊंगा और एच को मैं 3 पे बैठाऊंगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट तो बन गया, बट साथ में एक लास्ट केस ये गिवन है, आई इज प्लेस्ड अबव एच बट नॉट इमीडिएटली अबव जी, मगर जी के जस्ट ऊपर नहीं बैठा है। यहाँ मैं देख सकता हूँ आई आपका जी के जस्ट इमीडिएटली ऊपर बैठ रहा है, यहाँ से मैं कहूंगा मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत है, तो मेरा करेक्ट आंसर यही है, बी आई डी ए एफ एच जी ई सी। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन देखा मैंने, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत टाइम लगा। क्या आपको यहाँ ज्यादा टाइम लगना चाहिए? जरा देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है ये सिखाता हूँ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है यह आपको बताना है। पहला है ए इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस अबव जी। ए का पोजीशन अगर मैं देखूं तो ए का पोजीशन यहाँ है और वो जी से 3 प्लेस ऊपर है, बिल्कुल सही। दूसरा है देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन आई एंड जी। आई और जी के बीच में 4 बॉक्स है, आई यहाँ है, 1 2 3 4 बॉक्स है आई और जी के बीच में, यह भी सही है। यही दो ऑप्शन को क्रॉस वेरीफाई करके मैं देख रहा हूं कि मोर देन वन ऑप्शन सही है। तो क्या मुझे ये तीसरा चौथा वेरीफाई करने की जरूरत है? जी नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा सही है तब तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना, ऑल आर ट्रू, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे बहुत बच्चों ने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है इस ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए, तो ये भी थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ भी समय बचाइए कि अगर आपका मोर देन सिंगल ऑप्शन सही हो रहा है तो उन ऑप्शंस पे जाइए जहां बोथ लिखा हो या ऑल लिखा हो या नन लिखा हो, तो वैसे टाइप के ऑप्शंस पे डायरेक्टली जाइए, बाकी ऑप्शंस पे अपने समय को बर्बाद न करें। चलिए अगले पजल पे चलते हैं। अगला पजल आपसे आईबीपीएस पीओ प्री 2018 में पूछा गया था, एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, पजल में क्या पूछा गया था? पूछा गया था 8 boxes of different colors blue, yellow, green, orange, white, black, red and pink are kept in stack one above the other। यानी यहाँ पे 8 बॉक्सेस का अलग अलग कलर का है, आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको उनको अरेंज करना है, गिवन है। देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ब्लू एंड रेड बॉक्स। ब्लू और रेड के बीच में सिर्फ 3 बॉक्स हैं। तो अब मुझे यह तो पता नहीं कि ब्लू के ऊपर में 3 बॉक्स हैं या ब्लू के नीचे में 3 बॉक्स हैं, तो मैं लिख देता हूं ब्लू 3 आर। अब आप सोचोगे मैं B3R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ब्लैक कलर भी है ना, अगर मैं बी लिख दूंगा तो कंफ्यूज कर जाऊंगा, बी लिख दूंगा तो भी कंफ्यूज कर जाऊंगा, इसीलिए मैंने ब्लू को BU से कर दिया है और ब्लैक को BC या BK से कर दूंगा रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंटेशन भी जब ग्राफिकली करें तो कंफ्यूजिंग वर्ड से रिप्रेजेंटेशन ना करें, कंफ्यूज हो जाएंगे तो और बड़ा टाइम और ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला इंफॉर्मेशन, द व्हाइट बॉक्स इज जस्ट बिलो द रेड बॉक्स। जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड बॉक्स के जस्ट नीचे है, यानी जहां भी मैं रेड को बैठाऊंगा उसके जस्ट नीचे मेरे को व्हाइट को बैठा देना है। चलो बहुत अच्छा। इसके बाद है दे आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन व्हाइट एंड पिंक। व्हाइट और पिंक के बीच में 2 बॉक्स हैं, मगर फिर से यह नहीं पता है कि पिंक जो है वो व्हाइट के ऊपर है या नीचे है, तो अभी इसे भी ग्राफिकली ही रहने देते हैं, आगे इसको पुट करेंगे। इसके बाद है देयर आर एज मेनी बॉक्सेस येलो एंड ऑरेंज एज बिटवीन रेड एंड ब्लू। जितने बॉक्स रेड और ब्लू के बीच में है, जो कि 3 है, हम साफ साफ देख सकते हैं, उतने ही बॉक्स आपके येलो और ऑरेंज के बीच में है, ये आपको गिवन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Y3O, येलो और ऑरेंज के बीच में आपके 3 बॉक्स हैं, एक नया टाइप का इंफॉर्मेशन है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है द ग्रीन बॉक्स इज इमीडिएटली अबव द ऑरेंज बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स है वो आपका ऑरेंज बॉक्स के जस्ट ऊपर है, तो ऑरेंज के जस्ट ऊपर मेरे को ग्रीन बैठा देना है। इसके बाद और इंफॉर्मेशन गिवन है
and neither orange nor white box is at the bottom of the stack. यानी नंबर 8 पे, सॉरी बॉटम बोला गया है, बॉटम यानी सबसे नीचे हो गया, तो यानी नंबर 1 पे आपका ना ही ऑरेंज बॉक्स है, ना ही व्हाइट बॉक्स है, नाइदर ऑरेंज नॉर व्हाइट बॉक्स, ये दोनों में से कोई बॉक्स नहीं है। अब मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन पुट करना स्टार्ट कर सकता हूँ, मगर क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचा है तो इसे भी ग्राफिकली लिख लेते हैं और फिर फाइनली पुट ही करेंगे। गिवन द ब्लू बॉक्स इज नॉट एट द लोअर मोस्ट स्टैक, जो ब्लू बॉक्स है वो आपका सबसे नीचे नहीं टाई कर रहा है, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ नंबर 1 पे आपका ब्लू बॉक्स भी नहीं है, ये अभी मैंने लिख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं पुट करना। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ब्लू के करस्पॉन्डिंग में आपका ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्लू रेड व्हाइट पिंक सब कंबाइन हो रहे हैं, तो मैं इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे यह तो पता है कि ब्लू वाला 1 पे नहीं है, तो जल्दी जल्दी ट्राई कर लेंगे 2 से 8 में कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है और उनको बैठाने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या मैं ब्लू को 2 पे बैठा सकता हूँ, कोशिश करते हैं। अगर मैंने ब्लू को 2 पे बैठाया, 1 2 3 गैप के बाद रेड आ जाएगा नंबर 6 पे। रेड के जस्ट नीचे मुझे व्हाइट को बैठाना है, व्हाइट आ जाएगा नंबर 5 पे। और 2 गैप के बाद पिंक को बैठाना है, नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि यह पोजीशन ब्लू ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो 2 गैप के बाद ऊपर मैं पिंक को बैठा दूंगा। एक पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। अब जरा सोचो, क्या मैं ब्लू को नंबर 3 पे बैठा सकता हूँ? अगर ब्लू को नंबर 3 पे बैठाया तो 1 2 3 गैप के बाद रेड को यहाँ बैठाऊंगा, रेड के जस्ट नीचे व्हाइट को बैठाऊंगा। अब 2 गैप के बाद क्या मैं पिंक को बैठा पाऊंगा? तो जी नहीं, नीचे जगह नहीं है, नीचे पिंक वाले जगह पे ब्लू बैठा हुआ है और ऊपर भी पिंक के लिए जगह ही नहीं बचा, यानी यह पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो यह पॉसिबिलिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब जरा सोचो, क्या मैं ब्लू को 4 पे बैठा सकता हूँ बिना बनाए हुए? अगर ब्लू को 4 पे बैठाता तो 3 गैप के बाद रेड ऊपर जाता, फिर से व्हाइट नीचे आता और फिर से पिंक के लिए जगह नहीं बचता, तो फिर से नहीं बैठा पाएंगे। क्या ब्लू को 5 पे बैठा सकते हैं? अगर ब्लू को 5 पे बैठाता तो ऊपर तो मैं जा ही नहीं पाता क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तो जरा बैठा के देख देता हूँ समझाने के लिए। ब्लू को 5 पे बैठाता तो ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 3 गैप के बाद रेड को बैठाएंगे ना, नीचे जाना पड़ता, तो नीचे 3 गैप के बाद रेड को यहाँ बैठाते। अब रेड के नीचे व्हाइट को बैठाना है, कैसे बैठाएं, जगह ही नहीं है, तो रेड के नीचे हम व्हाइट को बैठाएंगे ही नहीं, तो यह वाला पॉसिबिलिटी भी आपका गलत हो गया। क्या ब्लू को 6 पे बैठाएंगे? जरा फिर से सोच लो, ब्लू को 6 पे बैठाएंगे, ऊपर जा नहीं सकते, 3 गैप के बाद रेड को 2 पे बैठाया, व्हाइट को 1 पे बैठाया, और 2 गैप के बाद, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा ना, 2 गैप के बाद पिंक को नंबर 4 पे बैठा सकते हैं। जी हाँ, यह तो पॉसिबल था। अब जरा सोचो, क्या मैं ब्लू को नंबर 7 पे बैठा सकता हूँ? अगर मैं ब्लू को नंबर 7 पे बैठाऊं, अगर मैं ब्लू को नंबर 7 पे बैठाऊं, तो नहीं, ये वाला केस भी गलत हो गया, सॉरी। क्यों गलत हो गया, जरा ध्यान से सोचिए। इसलिए गलत हो गया क्योंकि व्हाइट नंबर 1 पे आ गया और यहाँ हमने लिखा है नंबर 1 पे व्हाइट नहीं आएगा, यह वाला केस आपका इसीलिए गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, कई बार माइंड से छूट जाता है, बट यहाँ मैंने ग्राफिकली लिखा था तो वो मैंने देख के यह कंफर्म कर दिया, यह वाला केस भी आपका गलत हो गया। तो अब क्या मैं ब्लू को नंबर 7 पे बैठा सकता हूँ? जरा सोचते हैं, 7 पे बैठाते हैं, 3 गैप के बाद आपका रेड यहाँ पे आएगा, रेड के जस्ट नीचे व्हाइट बैठाया और 2 गैप ऊपर छोड़ के पिंक बैठाया। जी हाँ, पॉसिबल है। क्या नंबर 8 पे बैठा सकते हैं? ब्लू को नंबर 8 पे बैठाया, 3 गैप के बाद रेड नंबर 4 पे आया, जस्ट एक नीचे व्हाइट, 2 नीचे के बाद पिंक के लिए जगह नहीं बचेगा इसलिए ऊपर ही जाना पड़ेगा, 2 के बाद पिंक को नंबर 6 पे बैठाया। जी हाँ, यह भी पॉसिबल है। यानी फिर से यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बन गई, मगर हमने यह इंफॉर्मेशन आपका यूज कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन 3 पॉसिबिलिटी के बाद अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, तो कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश ना करें, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, येलो और ऑरेंज के बीच में 3 का गैप है और ऑरेंज के जस्ट ऊपर ग्रीन बैठा है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो, क्योंकि ऑरेंज के जस्ट इमीडिएटली ऊपर ग्रीन बैठा है, यानी ऑरेंज और ग्रीन 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं।
अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव पोजीशन कहाँ पे खाली है, 4 और 3 का। तो ग्रीन आ जाएगा 3 पे और ऑरेंज, ग्रीन आ जाएगा 4 पे और ऑरेंज आ जाएगा 3 पे। क्या इस पॉसिबिलिटी में दो कंजिक्यूटिव पोजीशन खाली है? जी नहीं, यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव पोजीशन खाली ही नहीं है, तो यह पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव पोजीशन खाली है? जी हाँ, ग्रीन आ जाएगा 2 पे और ऑरेंज आ जाएगा 1 पे। जैसे ही ऑरेंज को 1 पे किया, यह कंडीशन गिवन है कि ऑरेंज तो 1 पे बैठ नहीं सकता, तो यह वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। यानी बस यह देखकर कि ग्रीन और ऑरेंज साथ में बैठे हैं, मीन्स जस्ट इमीडिएटली ऊपर बैठे हैं ग्रीन ऑरेंज के, हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास बस एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है। ये मैंने अपडेट कर दिया। अब ऑरेंज से 3 गैप के बाद मुझे येलो को बैठाना है, तो ऑरेंज के बाद 3 गैप के बाद येलो आ जाएगा आपका नंबर 7 पे, और एक बच रहा है ब्लैक, तो ब्लैक आ जाएगा नंबर 1 पे। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, पिंक येलो रेड व्हाइट ग्रीन ऑरेंज ब्लू एंड ब्लैक। तो इस तरीके से आपको इस पजल को सॉल्व करना था। अगले पजल पे चलते हैं। अगला पजल भी आपसे आईबीपीएस पीओ प्री 2018 में पूछा गया था, और ये थोड़ा यूनिक टाइप का पजल था। ये यूनिक इस सेंस में था क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपको फिक्स करने थे, वो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे नहीं लगाने थे। तो बच्चे ये क्वेश्चन में समझ ही नहीं पाए एक्चुअली करना क्या था। तो जरा देखते हैं कैसे इस पजल को हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। गिवन है पी वी एक्स ए डी आई के एंड यू, यानी कुल मिला के 8 पर्सन है आपके पास जो कि ट्रिप पे जा रहे हैं, सेट आउट फॉर ट्रिप इन सेम ऑर्डर फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। ये आपका ट्रिप पे निकल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट दिनों के लिए, और कौन कौन से दिन के ट्रिप का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग दिनों का है। मतलब कोई 2 दिन के ट्रिप पे निकला है, कोई 8 दिन के ट्रिप पे, कोई 11, 5, 6, 4, 7 और 3 दिन। यानी ये 8 जो पर्सन हैं ये आपका ट्रिप पे निकले हैं। ये अलग अलग दिनों के ट्रिप पे निकले हैं, कोई 2 दिन के ट्रिप पे, कोई 8 दिन के ट्रिप पे, कोई 11 दिन के ट्रिप पे, कोई 5 दिन के ट्रिप पे एंड सो ऑन। इसके बाद गिवन है they go to the trip in the same order but the order of number of days is not necessarily same। वो जो है, ये जो ट्रिप पे जा रहे हैं ये तो सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, मगर जो नंबर ऑफ डेज है इनका ऑर्डर सेम नहीं है। यानी ये जो इनके जाने का तरीका है, सबसे पहले पी जाएगा, यह आपको पहले साफ साफ बता दिया है, ये सेम ऑर्डर पे जा रहे हैं। यानी सबसे पहले पी जाएगा, फिर वी जाएगा, फिर एक्स जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर आई जाएगा, फिर के जाएगा और फिर यू जाएगा। तो इसीलिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर गए क्योंकि यहाँ पे पहले ही पर्सन को ही फिक्स कर दिया गया है। जनरली केस क्या होता है कि हमें पर्सन को पता करना होता है कि पर्सन कहाँ जाएगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, मगर क्वेश्चन में कोई दम नहीं था अगर आप बस यह पता लगा लो कि किसको शुरू में फिक्स करना है। तो इन्होंने शुरू में ही साफ साफ बोल दिया है दे सेट आउट ऑफ द ट्रिप इन द सेम ऑर्डर। तो इनको मैंने सेम ऑर्डर में आपको ट्रिप पे लगा दिया कि सबसे पहले पी जाएगा और बाकी उस सीक्वेंस में जाएंगे। अब बस मुझे यह बताना है कि कौन सा पर्सन कितने दिन वाले ट्रिप पे गया है, यानी कौन सा 2 दिन वाले ट्रिप पे गया है, कौन सा 8 दिन वाले ट्रिप पे गया है, कौन सा 7 दिन वाले ट्रिप पे गया है एंड सो ऑन। चलिए अगला इंफॉर्मेशन है आपका, दीज ट्रिप इज नॉट फॉर 8 डेज। डी का जो ट्रिप है वो आपका 8 दिन का नहीं है, यह तो साफ साफ बोल दिया, यानी डी के आगे हम 8 नहीं लिखेंगे। चलो अच्छी बात है। इसके बाद लिखा है 3 trips are scheduled between I and the person going for 6 days। आई और वो बंदा जो 6 दिन के लिए जा रहा है उसके बीच में आपका 3 ट्रिप है। तो आई यहाँ पे है। अब ऊपर तो नहीं हो सकता 3 ट्रिप क्योंकि ऊपर तो जगह ही नहीं है। तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप छोड़ के ये जो वी है ये आपका 6 दिन के लिए जा रहा है, ये आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे दे दिया। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है एज ट्रिप इज शेड्यूल्ड फॉर अ स्क्वायर नंबर ऑफ डेज। अब इसमें स्क्वायर नंबर ऑफ डेज कौन से हैं? 2, 8, 11, 5, 6, 4, 7, 3 में सिर्फ 4 है। तो ए का जो ट्रिप है वो 4 दिन का है, यह भी आपको बता दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आई गो फॉर 7 डेज और एल्स 2 डेज। आई जो है वो या तो 7 दिन के लिए जाएगा या तो 2 दिन के लिए जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रही है, और मैंने आपको बार बार कहा है जो पजल के सवाल हैं जनरली दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है।
तो दो अलग अलग पॉसिबिलिटी मैंने बना लिया। एक बार आई को 7 दिन के लिए भेज दिया, एक बार आई को 2 दिन के लिए भेज दिया, और बाकी सारे इंफॉर्मेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया, यानी A4 में, और V के आगे 6 दिन जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला गिवन है, द नंबर ऑफ डेज ऑफ द ट्रिप ऑफ B इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डेज ऑफ द ट्रिप ऑफ द P। यानी डी का जो नंबर ऑफ डेज होगा वो पी के नंबर ऑफ डेज से बड़ा होगा। अभी मुझे पी का नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, ना ही डी का पता है, इसीलिए इसको ग्राफिकली बगल में लिख लेते हैं। अगले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। अगला है, के ट्रिप इज शेड्यूल फॉर एट्थ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेज। ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट बोला गया है, यानी के का ट्रिप जो है वो 8वां सबसे छोटा नंबर ऑफ डेज पे है। अब सोचो, यहाँ पे टोटल 8 ही दिन है। 8 दिन में अगर आपसे बोला जाता कि सबसे छोटे दिन पे जाना है, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होता? 2। फर्स्ट स्मॉलेस्ट डे। सेकंड स्मॉलेस्ट डे होता 3। थर्ड स्मॉलेस्ट डे होता 4। यानी 8वां स्मॉलेस्ट डे सबसे बड़ा दिन है। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। यानी बेसिकली बताया गया है कि जो के का ट्रिप है वो आपका 11 दिन का है, वही तो 8वां सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिप होगा। तो के आगे अपने को लिख देना है 11। तो दोनों केस में मैंने लिख दिया के आगे 11 डेज। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है, एक्स ट्रिप इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर 3 डेज। एक्स का जो ट्रिप है वो 3 दिन का तो नहीं है, तो इसके आगे मैंने क्रॉस करके 3 लिख देना है। बाद में देखते हैं कितने दिन का है। और आखिरी इंफॉर्मेशन है, यू ट्रिप इज शेड्यूल्ड फॉर सेकंड हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ डेज। हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट। अब देखो, सबसे हाईएस्ट तो 11 है और 11 प्राइम नंबर भी है। उसके बाद जो हाईएस्ट है वो 8 है, मगर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो सेकंड हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। यानी बेसिकली आपको बताया जा रहा है यू का जो ट्रिप है वो 7 दिनों के लिए है। तो यू का ट्रिप जैसे ही मैं 7 दिन का करूंगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई का 7 पॉसिबल नहीं है ना। अगर यू का 7 करेंगे तो यहां से मैं यह कह सकता हूं मेरी यह वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसे मैंने काट दिया। अब मुझे बस कुछ इंफॉर्मेशन डी, एक्स और पी का लगाना है। तो गिवन है, डी का जो नंबर ऑफ डेज होगा वो पी से ज्यादा होगा। अब कौन सा दिन बचा है हमारे पास? तो हमारे पास 8 बच रहा है, हमारे पास 5 बच रहा है, और 8 बचा है, 5 बचा है, 4, 6 हो चुका है, 4 हो चुका है, 7 हो चुका है, और 3 बचा है। यानी अगर मैं डी का ट्रिप 8 मानूं तो पी का ट्रिप 5 होगा या 3 होगा, और अगर मैं डी का ट्रिप 5 मानूं तो पी का ट्रिप 3 होगा। साथ में यह भी गिवन है कि यहाँ एक्स वाले के सामने में 3 नहीं आना चाहिए और डी के सामने में 8 नहीं आना चाहिए। यानी डी का ट्रिप मुझे 5 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे कोई ना कोई आना ही चाहिए। तो उसके नीचे कौन आ जाएगा? 3 पे पी आ जाएगा। और एक्स का दिन कितना हो जाएगा? एक्स का डेज हो जाएगा 8। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। यानी यू 7 दिन के लिए, के 11 दिन के लिए, आई 2 दिन के लिए, डी 5 दिन के लिए, ए 4 दिन के लिए, एक्स 8 दिन के लिए, वी 6 दिन के लिए, और पी 3 दिन के लिए टिप्स पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इन पजल्स को सॉल्व करना था। इसके बेसिस पे जैसे आपसे एक सवाल पूछा गया है, हु आर गोइंग टू ट्रिप वन आफ्टर अनदर नंबर ऑफ डेज, तो आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो इस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया। और इनके बेसिस पे और जो डाउट्स थे आपको, वो डाउट्स बहुत छोटे हैं, या तो आपने ज्यादा टाइम लगाया है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इन पजल्स को जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, इससे आप कुछ सीखेंगे और अपने जो गलतियां, यानी या तो ज्यादा टाइम लगाया है या जो मिस्टेक्स किया है आपने, उसको रेक्टिफाई करेंगे और आने वाले प्रैक्टिस पजल्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। याद रखिए, अभी भी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड हम धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। एक्यूरेसी 95% से ऊपर होना चाहिए, मगर अब स्पीड पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। थोड़ा जल्दी जल्दी, जिस तरीके से मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको यूज करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।